नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद थ्रेसर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे बीच बीच में किसी ना किसी टॉपिक को लेकर आते रहते हैं और उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज भी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप देखें, अगर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें GS आ रही है तो साइंस का ठीक ठाक वेटेज होता है, और साइंस में भी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का होता है। तो बायो के आज हम एक सेगमेंट पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। परिसंचरण तंत्र, या इसी को हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारा शरीर जो है वो भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की और अन्य पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन कैसे हमारी उन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, उसके लिए जो तंत्र काम करता है उसे हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हृदय। दूसरा अगर बात की जाए तो क्या होता है, रक्त। और तीसरी बात की जाए तो क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं, है ना। ये आपकी हार्ट हो गया, ये हो गई आपकी ब्लड, और ये हो गई आपकी ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र का एक्चुअल में काम क्या है? यदि हृदय का आप काम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हृदय एक मोटर का काम करता है। किसका काम करता है? एक मोटर का काम करता है। जैसे आप देखिए, ये आपका घर होता है, इसके छत पे एक टंकी रखी होती है। इस टंकी से एक पाइप आया होता है जो आपके नल पे लगा होता है, और एक दूसरा पाइप आया होता है जो इसमें पानी पहुँचाता है। वो पानी पहुँचाता कौन है? यहाँ पे लगी एक मोटर पहुंचाती है। मोटर के माध्यम से पानी टंकी तक पहुंचता है। बिल्कुल इसी संरचना के आधार पे हम समझ सकते हैं अपने परिसंचरण तंत्र को। ये जो मोटर है ये किसकी भांति काम करती है? हृदय की भांति काम करती है। ये जो पाइप के अंदर पानी बह रहा है, ये पानी किसका काम करता है? रक्त का काम करता है। और ये जो पाइप है ये रक्त नलिकाओं का काम करता है। रक्त नलिकाओं का काम करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटर क्या करती है, पानी को पंप करती है और वो टंकी तक पहुँचाती है। उसी प्रकार हृदय का काम हमारे शरीर में क्या होता है कि रक्त को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुँचाना, और जब वो रक्त पहुँचता किसके माध्यम से है? रक्त नलिकाओं के माध्यम से। तो यही पूरी प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं आज इस परिसंचरण तंत्र के अंदर, है ना। तो इसमें आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है ना। कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। एक होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक। अब ये ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं? तो आप अगर देखें कि जहाँ पे रक्त का संचार, जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार किसके माध्यम से होता है? रक्त नलिकाओं के माध्यम से होता है। अगर हम बंद परिसंचरण की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि रक्त का संचार नलिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके बेहतर उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं? एक आप जानते होंगे काकरोच होता है, कुछ इस प्रकार से उसके पंख वंख हटा के अगर उसका चित्र बनाएं तो ये हमारा काकरोच है। इसके शरीर में 13 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 13 कोष्ठीय हृदय होता है इस प्रकार से, है ना। और डायरेक्ट इससे क्या होता है, ये ब्लड पंप होता है, अर्थात इसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, है ना। इसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र।
जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि बंद परिसंचरण तंत्र में जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त जो हृदय से और शरीर के भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, वो किसके माध्यम से पहुंचता है? रक्त नलिकाओं के माध्यम से पहुंचता है। अब इसमें अगर विभाजन देखना हो आपको, कैसा विभाजन देखना हो कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा और खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा, तो आप विभाजन जानते होंगे कशेरुकी और दूसरा होता है अकशेरुकी। कशेरुकी जीव जो होते हैं, कशेरुकी, इनमें क्या होता है कि कशेरुकी जीवों में वह जीव जिनके जीवन के किसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कशेरुकी जीव कहते हैं। और कशेरुकी जीवों में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि जो अकशेरुकी जीव हैं, अर्थात जिनके जीवन के किसी अवस्था में क्या नहीं पाई जाती? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको? खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है ना। अच्छा, अब इसका एक अपवाद है, वो अपवाद याद रखिएगा। एनालिडा ग्रुप का एक, जिसे किसानों का मित्र कहते हैं, केंचुआ। क्या कहते हैं? केंचुआ। केंचुआ में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। केंचुआ में कैसा परिसंचरण तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र है, जबकि ये एक अकशेरुकी जीव है, तो ये अपवाद है, इसको आप एक्सेप्शन यानी अपवाद के रूप में याद रखिए, ठीक है। एनालिडा ग्रुप में आता है आपका केंचुआ, किसानों का मित्र भी कहते हैं, और इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी जितने अकशेरुकी जीव हैं उन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। तो चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं जरा हृदय। चूँकि परिसंचरण तंत्र जो है, उस परिसंचरण तंत्र की जो प्रमुख यूनिट है, प्रमुख इकाई है, उसके रूप में हम किसको रख सकते हैं? हृदय के रूप में रख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हृदय का विकास, अर्थात हृदय किन किन रूपों में विकसित हुआ, है ना। तो देखिए जीवों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले आपके जलीय जीव आए, जलीय जीव के बाद क्या आए? उभयचर आए, उभयचर के बाद क्या आए? रेप्टाइल्स अर्थात रेंगने वाले आए, रेंगने वाले। और उसके बाद फिर जो आए वो आपके कौन से थे? स्तनधारी, जिन्हें मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी, है ना। मानव इसी श्रेणी में आ जाएगा। तो जो जलीय जीव थे इनमें केवल और केवल द्विकोष्ठीय हृदय पाया गया। इनका हृदय कैसा था? तो केवल द्विकोष्ठीय हृदय था। इसमें एक आलिंद होता था, एक आलिंद होता था और एक निलय होता था, है ना। केवल द्विकोष्ठीय हृदय पाया गया, किसमें? जलीय जीवों में, ठीक। लेकिन जब हम उभयचर में आते हैं तो उभयचर में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आलिंद का विभाजन हो चुका है। क्या हो जाता है? आलिंद का विभाजन, अर्थात यहाँ आलिंद कितने हो गए? आलिंद तो 2 हो गए, लेकिन निलय भी अभी भी एक ही है। इसी प्रकार जब हम रेप्टाइल्स में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ भी आलिंद और निलय, आलिंद और निलय, आलिंद तो 2 हैं और निलय में क्या हुआ? अपूर्ण विभाजन। निलय में क्या हुआ? अपूर्ण विभाजन। है तो निलय एक ही, लेकिन इसमें क्या शुरू हुआ? अपूर्ण विभाजन। मतलब आलिंद तो 2, लेकिन निलय में क्या है? निलय में अपूर्ण विभाजन। क्लियर है। अब अगर हम स्तनधारी की बात करें, इसे कहते हैं सबसे विकसित हृदय, सबसे विकसित हृदय। तो सबसे विकसित हृदय किसमें आया? तो आप जानते हैं 4 कोष्ठीय हृदय, कुछ इस प्रकार की संरचना। ये किसकी हुई आपकी? ये हो गया आपका मानव हृदय। अर्थात इसमें क्या होगा? तो इसमें 2 आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 निलय। और इस प्रकार से सर्वविकसित हृदय जो मानव का हुआ वही आपका क्या कहलाया? 4 कोष्ठीय हृदय। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। साथ ही साथ मानव का जो परिसंचरण तंत्र है इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 माध्यमों से ब्लड आता है, रक्त आता है, और 2 माध्यमों से रक्त हृदय से बाहर जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
क्लियर है? तो ये कुछ विकास आप देख सकते हैं हृदय का, है ना। आइए अब इसके आगे कुछ बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मानव हृदय के क्रियाविधि की, अर्थात मानव हृदय में क्या क्या कार्य होता है और कैसे कैसे उसके जो भाग हैं उनको हम लोग समझेंगे, है ना। तो मुख्य रूप से अब हम लोग देखेंगे मानव हृदय की क्रियाविधि, है ना। मानव हृदय, देखिए इसको अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से अब ध्यान रखिएगा कि यदि इसके दाहिने और बाएं की बात की जाए तो जो हमें सबसे पहले दिखता है वो हमेशा क्या होता है इसमें दाहिना, और जो बाद में दिख रहा है वो बायां। उसी प्रकार नीचे ये दाहिना और ये बायां, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगा आपका क्या, ये दाहिने और बाएं क्या हो जाएंगे, आलिंद। आलिंद, ये जो ऊपर वाले दो कोष्ठ हैं इनको किस नाम से जानते हैं, आलिंद के नाम से। ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। इसी प्रकार नीचे ये जो दो संरचनाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, है ना। एट्रियम और वेंट्रिकल के नाम से इनको अंग्रेजी में जाना जाता है। अब देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर से सिराओं के माध्यम से रक्त जो है वो हमारे हृदय तक पहुंचता है। सिराओं के माध्यम से रक्त हमारे हृदय तक पहुंचता है, ठीक। और धमनियों के माध्यम से रक्त हमारे हृदय से कहाँ जाता है, बाहर जाता है। अब इसकी क्रियाविधि को यदि समझना हो तो ये जो ऊपर वाली नलिकाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, सिरा, और ये नीचे वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी धमनी, है ना। चलिए अब अगर हम बात करें तो इन नलिकाओं में दो तरह का रक्त होता है। कैसा कैसा, तो एक होता है आपका शुद्ध रक्त और दूसरा होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अब ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या है। शुद्ध रक्त वह है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। और अशुद्ध रक्त वह है जो कोशिकाओं ने ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके ऑक्सीशोषण करके और डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो नलिकाओं में भेजा वो क्या कहलाया, आपका अशुद्ध रक्त। अर्थात इसमें किसकी मात्रा होती है, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। अब देखिए होता क्या है कि ये सिराएं पूरे शरीर से जो रक्त लेकर आती हैं, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिराओं के माध्यम से कहाँ आता है, सबसे पहले दाएं आलिंद में, है ना। तो दाएं आलिंद में हम कह सकते हैं, दाएं आलिंद में पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, दाएं आलिंद में पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा लाया जाता है। ये सिराएं क्या करती हैं, पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ लेकर आती हैं, दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे ये वॉल्व लगा होता है, और इन वॉल्व के माध्यम से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त है, वो दाएं आलिंद से कहाँ जाता है, दाएं निलय में। कहाँ जाता है, दाएं निलय में। और दाएं निलय से फिर यह रक्त कहाँ पहुँचता है, कुछ इस प्रकार की संरचना बनी होती है हमारे फेफड़ों की, और ये अशुद्ध रक्त आता है कहाँ पे, फेफड़ों में, और यहाँ से वो अशुद्ध रक्त छोड़ देता है और दूसरी सिराएं यहाँ से शुद्ध रक्त ले आती हैं, और शुद्ध रक्त को लाके कहाँ छोड़ देती हैं, शुद्ध रक्त को लाके ये सिरा कहाँ छोड़ देती है, बाएं आलिंद में, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में
बाएं आलिंद में लेकर आती है ना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि शरीर के विभिन्न अंगों से, विभिन्न कोशिकाओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात जिसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, ऑक्सीजन नहीं था, वो रक्त कहाँ आया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से होता हुआ वो कहाँ गया, दाएं निलय में। और यहाँ पे इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा यह अशुद्ध रक्त कहाँ गया, आपके फेफड़ों तक गया, और फेफड़ों में ये अशुद्ध रक्त छोड़ दिया गया। और यहाँ से जो पल्मोनरी सिरा है उसने शुद्ध रक्त लिया और लाकर कहाँ रख दिया, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में भी ऐसे वॉल्व लगे होते हैं, ऐसे वॉल्व होते हैं। इन वॉल्व के माध्यम से ये जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, ये कहाँ तक पहुँचता है, बाएं आलिंद तक पहुँचता है। कहाँ तक, सॉरी, बाएं निलय तक पहुँचता है। ये आलिंद है, ये निलय है, तो बाएं निलय तक पहुँचता है। और फिर निलय से यह रक्त कहाँ जाता है, कोशिका के पास। कहाँ जाता है, कोशिका के पास। ये कोशिका इस रक्त को लेती है, ऑक्सीश्वसन करती है, और ऑक्सीश्वसन करने के बाद वापस से ये क्या करती है कि ये यहाँ से सिराओं के माध्यम से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस कहाँ पहुँच गया, आपके दाएं आलिंद में। तो एक बार पूरी इसकी क्रियाविधि को समझते हैं हम लोग। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से दाहिने आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से यह अशुद्ध रक्त दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय में पल्मोनरी धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी धमनी, जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ये कौन सी धमनी कहलाती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, या इसी को कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, या इसी को कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। ये जो महाधमनी है ये दाहिने निलय से रक्त को लेकर आती है कहाँ तक, फेफड़ों तक। फिर फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड, आपने ऐसे सांस खींची और वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाके एल्यूवेलाई में, कुपिकाओं में स्टोर हो गई, और वो कहाँ मिला दी गई, रक्त में। फिर ये शुद्ध रक्त, ये जो आपकी पल्मोनरी सिरा है, ये लेकर आती है कहाँ पर, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से यह रक्त कहाँ पहुँचता है, बाएं निलय में। बाएं निलय से यह रक्त कहाँ पहुँचता है, कोशिकाओं में, और कोशिका ऑक्सीश्वसन करती हैं, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये कहाँ भेज देती हैं, दाएं आलिंद में। और ये क्रियाविधि बार 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 चलती रहती है। यही है आपकी मानव हृदय की क्रिया विधि। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। पॉइंट ये निकल के आते हैं कि सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का संचार होता है। इसी प्रकार धमनियों में कैसे रक्त का, शुद्ध रक्त का संचार होता है। ठीक, लेकिन इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। सारी सिराओं में अशुद्ध रक्त है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त है। क्यों? क्योंकि ये फेफड़े से आ रही है, तो इसे फुफ्फुसी सिरा भी कहेंगे या महासिरा भी कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार समस्त धमनियों में कैसा रक्त होता है, तो समस्त धमनियों में रक्त होता है शुद्ध, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है उसमें रक्त कैसा होता है, अशुद्ध। क्योंकि पल्मोनरी धमनी ही दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक लेकर जाती है, फेफड़ों तक लेकर जाती है। तो ये है आपके मानव हृदय की क्रियाविधि। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। अब इसके आगे यदि हम लोग देखें, ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी वॉल कितनी मोटी और कितनी पतली होती हैं। तो ये जो आलिंद की दीवारें होती हैं, आलिंद की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं, पतली होती हैं।
जबकि जो निलय हैं इनकी दीवारें कैसी होती हैं, इनकी दीवारें जो हैं वो मोटी होती हैं। इस प्रकार से ये दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, है ना। जबकि आप देखेंगे आलिंद की दीवारें कैसी हैं, ये आपकी पतली हैं, है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आलिंद की दीवारें और निलय की दीवारों में से किसकी दीवार पतली होती है, या इस प्रकार से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे 3 मुख्य सिराएं आती हैं रक्त लेकर शरीर के अन्य भागों से। इस सिरा को कहते हैं अग्र महासिरा, इसे कहते हैं पश्च महासिरा, ये सुपर वेना केवा कहलाती है, ये इंफीरियर वेना केवा कहलाती है, और ये कोरोनरी साइरस है, अर्थात इसको कहते हैं कोरोनरी सिरा। ठीक, ये शरीर के ऊपरी भागों से हृदय में रक्त लेकर आती है, ये शरीर के निचले भागों से हृदय में रक्त लेकर आती है, और ये जो कोरोनरी सिरा है ये हृदय की दीवारों में जो रक्त होता है उसको लेकर दाहिने आलिंद में आती है। अब इन सभी के मुख पर, अर्थात इन सिराओं का जहाँ मुख होता है यहाँ पे एक क्या लगा होता है, वॉल्व लगा होता है। वॉल्व का काम क्या होता है, बेसिकली वन वे को बनाए रखना, अर्थात सिराओं से तो रक्त आएगा आलिंद में, लेकिन आलिंद से रक्त सिराओं में ना चला जाए, इसलिए क्या लगा होता है, इनमें वॉल्व लगा होता है। उन सभी वॉल्व के अलग अलग नाम हैं, इन सभी वॉल्व के अलग अलग नाम हैं। तो यदि अग्र महासिरा के वॉल्व की बात की जाए तो इसमें जो वॉल्व होता है उसे कहते हैं हैवर्शियन वॉल्व, हैवर्शियन वॉल्व। पश्च महासिरा के वॉल्व को कहते हैं यूस्टेकियन वॉल्व, यूस्टेकियन वॉल्व। इसी प्रकार कोरोनरी सिरा में जो वॉल्व लगा होता है इसे कहते हैं कोरोनरी वॉल्व, कोरोनरी वॉल्व। क्लियर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव हृदय में जो आलिंद की दीवारें हैं वो पतली होती हैं, जबकि निलय की दीवारें क्या होती हैं, वो मोटी होती हैं। ठीक, इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है, इसमें एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है, तो जो आपका दायां आलिंद है, दायां आलिंद, दायां आलिंद हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठ होता है ना। देखिए एक बार देख लीजिए, ये अग्र महासिरा, पश्चिम महासिरा। अग्र महासिरा में हैवर्शियन वॉल्व है और पश्चिम महासिरा में यूस्टेकियन वॉल्व है। कोरोनरी सिरा है, कोरोनरी सिरा में क्या है, कोरोनरी वॉल्व है। क्लियर। अशुद्ध रक्त कहाँ स्टोर हो रहा है, दाहिने आलिंद में, वहाँ से जा रहा है दाहिने निलय में। इसी प्रकार शुद्ध रक्त कहाँ स्टोर हो रहा है, बाएं आलिंद में, और वहाँ से कहाँ जा रहा है, बाएं निलय में। क्लियर। चलिए, तो यदि इसके आगे अब अगर हम बात करें कि इसके आगे की कहानी क्या है, तो अब बात आती है कि हृदय पंप का कार्य करता कैसे है, हृदय पंपिंग का कार्य कैसे करता है ना, वो हम लोग देखते हैं। तो एक हृदय धड़कन बराबर क्या होता है, एक हृदय धड़कन बराबर क्या होता है, एक प्रसरण प्लस एक संकुचन, एक प्रसरण और एक संकुचन। अर्थात हृदय जब क्या होता है, प्रसरण करता है तो शरीर के भागों से रक्त कहाँ आता है, हृदय में, लेकिन जब ये संकुचन करता है तो रक्त हृदय से कहाँ जाता है, शरीर के अन्य भागों में। क्लियर। इसी से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब निकाला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। अभी उसकी हम लोग बात करेंगे। क्लियर। तो हमने देखा कि एक हृदय धड़कन बराबर क्या होता है, एक प्रसरण एक संकुचन। लेकिन ये क्रियाविधि होती कैसे है ना, ये क्रियाविधि होती कैसे है, तो जरा एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाँ, आप जानते हैं मानव मस्तिष्क में पश्च मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसे कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या कहते हैं,
मेडुला ओब्लोंगिटा। इस मेडुला ओब्लोंगिटा में कार्डियक सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? कार्डियक सेंटर होते हैं। इन कार्डियक सेंटर से कुछ कोशिकाएं इस प्रकार से हृदय की ओर आती हैं। कहाँ आती हैं? तो ये आती हैं साइनो एड्रियल नोड में, अर्थात इसे क्या कहते हैं? SA नोड। क्या कहते हैं? SA नोड। पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगिटा में होते हैं कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर SA नोड को क्या कहते हैं? मैसेज देते हैं कि हृदय धड़कन को उत्पन्न करिए। क्या कहते हैं? हृदय धड़कन को उत्पन्न करिए। इसलिए ये जो SA नोड है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हृदय का पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर। ठीक। और जब इसको मैसेज मिलता है कि हृदय धड़कन को उत्पन्न करो, तो यहाँ एक दूसरी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम लोग कहते हैं AV नोड। AV नोड। तो यहाँ से मैसेज किसके पास जाता है? SA नोड मैसेज भेजता है AV नोड को। क्या? कि हृदय धड़कन को उत्पन्न करने का मैसेज तो SA नोड को मिल गया। ये AV नोड क्या करता है? तो हृदय गति को, ये क्या करता है? हृदय गति को लयबद्धता प्रदान करता है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हृदय का पेस सेटर, है ना। पेस मेकर कौन कहलाएगा? SA नोड। पेस सेटर कौन कहलाएगा? AV नोड। अब होता क्या है कि ये जो AV नोड है, इस AV नोड से कुछ संरचनाएं होती हैं जो कहाँ चली जाती हैं? इस निलय की दीवारों पर। कहाँ चली जाती हैं? निलय की दीवारों पर, है ना। इस निलय की दीवारों पर ये जो संरचना जाती है इसे हम लोग कहते हैं हिज के बंडल। क्या कहते हैं? हिज के बंडल। और इन हिज के बंडल के माध्यम से क्या मैसेज दिया जाता है कि आप क्या करें? आप हृदय धड़कन को उत्पन्न करें। अर्थात प्रसरण और संकुचन में किसका योगदान होता है? हिज के बंडल का। और हिज के बंडल से छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं जो निलय की दीवारों पर ऐसे पेड़ की शाखाओं की संरचना की भांति निलय की दीवारों पर वो समाहित हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं पुरकिंजे तंतु। क्लियर? तो सबसे पहले मैसेज आता है किसके पास? SA नोड के पास, हृदय धड़कन को उत्पन्न करो। फिर SA नोड AV नोड को मैसेज देता है कि हृदय धड़कन की गति कौन मेंटेन करेगा? वो AV नोड करेगा। AV नोड से संरचना जाती है हिज के बंडल, कहाँ? निलय में। और उनसे एक संरचना निकलती है पुरकिंजे तंतु। और ये क्या काम करते हैं? हृदय के प्रसरण और संकुचन का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ठीक, चलिए। तो प्रसरण और संकुचन का काम करने में किसका योगदान होता है? तो मस्तिष्क से मेडुला ओब्लोंगिटा के कार्डियक सेंटर से मैसेज आता है SA नोड को, और SA नोड AV नोड को मैसेज देता है। AV नोड पुरकिंजे हिज के बंडल को मैसेज देता है, और हिज के बंडल में पुरकिंजे तंतु के माध्यम से प्रसरण और संकुचन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? आपकी संपन्न होती है ना। चलिए, अब हृदय धड़कन से संबंधित 3 प्रमुख हार्मोन्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन्स है। एड्रिनलिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि आपात स्थिति में हृदय गति को बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। इसी प्रकार एक हार्मोन्स है नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स। ठीक, तो इसका काम क्या है? ये आपात स्थितियों में करता है। ये क्या करता है? सामान्य स्थितियों में हृदय गति को बढ़ाने का कार्य करता है।
कार्य करता है ना। तो एड्रेनलिन क्या करेगा, आपात स्थिति में हृदय गति को बढ़ाने का काम करेगा। नॉन एड्रेनलिन क्या करेगा, सामान्य परिस्थितियों में हृदय गति को बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर। अब इसी प्रकार एक हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन है ना। ये क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित कर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित कर क्या करता है, हृदय गति को बढ़ाता है, हृदय गति को बढ़ाता है। अब अगर बात की जाए एक सामान्य मनुष्य की, हृदय गति क्या होती है, तो देखिए 60 सेकंड में कितने प्रसरण और कितने संकुचन होने चाहिए, तो देखिए 72 बार प्रसरण होता है और 72 बार संकुचन होता है। जब एक प्रसरण एक संकुचन होता है तो उसे हम कहते हैं एक हृदय धड़कन। तो इसी प्रकार 72 बार प्रसरण होगा और 72 बार संकुचन की क्रिया होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं कि 60 सेकंड में जो मानव हृदय है की सामान्य गति है वो 72 बार धड़कता है ना। तो 60 सेकंड में 72 प्रसरण व संकुचन की क्रिया होती है। एक सामान्य मनुष्य की हृदय धड़कन क्या है, तो आपको पता है कि 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में कितने बार संपन्न होती है यह क्रिया, तो 72 बार है ना। चलिए आइए अब बात करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर मूवी वगैरह में देखा होगा कि हृदय धड़कन की गति को नापने के लिए क्या होता है, एक यंत्र लगा होता है। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक रीडिंग चलती रहती है, इस प्रकार से, और फिर एक चांस आता है जहाँ पे वो कहता है और ये एकदम सीधी हो जाती है। तो जब ये सीधी हो जाती है इसका मतलब आदमी चला गया। ये जो ऊपर और नीचे लाइनें जा रही हैं ये किसको रीड करती हैं, प्रसरण और संकुचन को। और जिस यंत्र के द्वारा इसको मापते हैं, जिस यंत्र के द्वारा इसको हम रीड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ECG अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और यदि इसी को पेपर में प्रिंट कर लिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, हृदय गति का जो चालन है उसको हम नापते हैं, ताकि प्रसरण की गति क्या है और संकुचन की गति क्या है, किस प्रकार से हृदय का प्रसरण और संकुचन हो रहा है ना। हृदय की कार्यविधि की जांच के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए ये जिसने इसकी खोज करी थी उनका साइंटिस्ट का नाम था एंथोवेन। क्या नाम था, एंथोवेन। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इस ECG की खोज के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब क्या होना चाहिए, है ना। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब क्या होता है या कैसे उसे हम मापते हैं। तो देखिए होता क्या है, यदि हम यहाँ पे बात करें रक्तदाब की, तो आपने देखा होगा कि इसमें 2 तरह का रक्तदाब हम लोग मापते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर और एक लो ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तदाब और दूसरा होता है निम्न रक्तदाब, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि कितना होना चाहिए, 120 mm ऑफ Hg। ये कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg, है ना। एक्चुअल में है क्या, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग इसको नपवाने जाते हैं या डॉक्टर कभी नापते हैं तो उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, उसमें एक बड़ा सा पट्टा होता है, उसको हाथ में लगा देते हैं और लगाने के बाद उसमें क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, एयर भरते हैं। जब एयर भरते हैं तो वो हमारी क्या करता है, धमनियों पर पकड़ बनाता है और वो ये देखता है कि जब हृदय का संकुचन होता है, तो जब हृदय का संकुचन होगा तो धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज होगा, और जब रक्त का प्रवाह तेज होगा तो वो कितना है, उससे क्या नापते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक दाब। इसे हम लोग कहते हैं क्या,
सिस्टोलिक दाब। ठीक, इसी प्रकार अब जब हृदय का प्रसरण होगा तो ऐसा तो नहीं कि धमनियों में रक्त नहीं बहेगा, बहेगा, लेकिन उसकी जो फोर्स है, उसका जो बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न रक्तदाब। और इस समय क्या होता है, जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक दाब, डायस्टोलिक दाब, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रक्तदाब की माप करते हैं, किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं हम, उच्च रक्तदाब को कहते हैं सिस्टोलिक दाब, और निम्न रक्तदाब को क्या कहते हैं हम, डायस्टोलिक दाब। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हृदय ध्वनियों की, बात करते हैं हृदय ध्वनियां। हृदय ध्वनियां, ठीक। तो हृदय ध्वनियां समझने के लिए आप पहले एक चीज ये समझें, आपको पता है कि जब दाहिने आलिंद से और दाहिने निलय पर क्या आता है, रक्त आता है, तो कुछ वॉल्व लगे होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं त्रिवलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट। इसी प्रकार बाएं आलिंद से बाएं निलय में जब रक्त आता है तो जो कपाट लगा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विवलनीय कपाट, है ना। इसी प्रकार धमनियों में जब रक्त जाता है किससे, निलय से, तो इन धमनियों में भी क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, है ना। इन वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इन वॉल्व को हम कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट। क्लियर। तो जब हृदय में क्या होता है, संकुचन होता है, तो रक्त यहाँ से इधर की ओर फोर्स करता है और यहाँ से इधर की ओर फोर्स करता है, ये दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इसके बाद फिर रक्त का क्या होता है, वो हृदय का संकुचन हुआ, संकुचन के बाद क्या होगा, प्रसरण होगा। तो जब वो प्रसरण होगा तो उस प्रसरण में कहीं यहाँ का रक्त वापस बैक ना हो जाए, इसके लिए क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि वॉल्व का काम क्या होता है, वन वे को बनाए रखना, ऊपर से रक्त तो नीचे आएगा लेकिन नीचे से रक्त ऊपर ना चला जाए, इसके लिए क्या लगे होते हैं, वॉल्व। तो ये वॉल्व क्या होते हैं, ये बंद होते और खुलते हैं। तो जब आपके त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो इसमें से एक आवाज निकलती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लव। क्या कहते हैं, लव। इसे हम लोग कितनी देर तक सुन सकते हैं, 0.15 सेकंड तक। इसी प्रकार जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, ये जो वाल्व बंद होते हैं सेमी लूनर वाल्व, तो जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो यहाँ से एक आवाज आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डव। इसे हम लोग कब कितने देर तक सुन सकते हैं, 0.10 सेकंड तक। क्लियर। तो ये जो ध्वनि है इसको हम लोग क्या कहते हैं, S2 ध्वनि, इसको हम लोग कहते हैं S2 ध्वनि, और इसे हम लोग कहते हैं S1 ध्वनि। क्लियर। तो हृदय ध्वनि क्या होती है, अब समझ में आ गया होगा आज की लव हृदय से होता है, ये कैसे पता चला, कैसे मूवी में आया कि भाई हमको दिल से लव हो गया है, प्यार हो गया है ना। तो वो लव और डव जो ध्वनियाँ हैं वो क्या हैं, वो आपके इस प्रकार से यहाँ से निकलती हैं। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं तो क्या ध्वनि आती है, लव। इसी प्रकार जब आपके अर्धचंद्राकार कपाट यानी कि सेमी लूनर वॉल्व जब बंद होते हैं तो कैसी ध्वनि आती है, डव। लव को हम सुन सकते हैं 0.15 सेकंड तक, जबकि डव को हम सुन सकते हैं 0.10 सेकंड तक। तो ये होती हैं हृदय ध्वनियाँ। इसको कहते हैं S1 ध्वनि, इसको कहते हैं S2 ध्वनि। क्लियर। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग कहा करते हैं कि तुझे देख के दिल मेरा धड़के, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल धड़कता ही है, उसमें किसी को देख कोई दिखे या ना दिखे, ये सब कहने की बातें होती हैं, है ना। तो ये था अपना पूरा परिसंचरण तंत्र का टॉपिक, आप लोगों ने देखा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।